Railway, Thank we you, will sir. take up Thank you railway. very much. Now, Sri Avinash Rai Khanna. So then, Sri Manshukal Mandavia. Manshukal Mandavia, yes. मेरा आ गया सर। Just right. Fine. माननीय मंत्री जी रेलवे बजट लेके आए हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। रेलवे हमारा देश की धमनी है और 1964 से रेलवे हमारे देश में जन सुविधा का आधार बनी हुई है, ट्रांसपोर्टिंग का आधार बनी हुई है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी और हमारा देश में सामाजिक क्रांति के लिए रेलवे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। रेलवे के माध्यम से हमारे देश के फ्रीडम फाइटर और हमारे डाक, हमारे तार टपाल सब रेलवे के माध्यम से चलती थी और इसलिए देश की रगों में दौड़ती है रेल। देश की रगों में दौड़ती है रेल, देश के हर अंग को जोड़ती है रेल, देश के हर रंग को जोड़ती है रेल। धर्म जाति पाति नहीं जानती है रेल, छोटे बड़े सभी को अपना मानती है रेल। रेल की भूमिका जो इतिहास में रही है वो वैसे सारा देश को, सारा भारतवर्ष को जोड़ने का काम करती है। लेकिन लगातार हमारा देश में जो रेलवे की स्थिति रही, हमने देखी है कि सालों तक सारे देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सारी दुनिया बदल रही है। दुनिया बदलने के साथ हमारा देश की रेलवे को जो बदलाव होना चाहिए, रेलवे जो बदलनी चाहिए, वैसी सालों तक नहीं बदली थी। वैसी ही हमारा देश की स्थिति थी। रेलवे स्टेशन पर जाओ, गिरती थी। वहाँ बड़े ज़्यादा उम्र वाले लोग, विकलांग लोग, उनको वैसी परेशानी थी, वैसे ही चुप करके चलती थी। वैसा ही गंदगी और असुविधा और अस्वच्छता रेलवे स्टेशन पर व्यापक होती थी। उनमें से देश की रेलवे को कैसे बाहर निकाली जाए, उनमें से देश की रेलवे को नया मोड़ कैसे दिया जाए और विश्व की जो रेलवे है उनकी सापेक्ष में हमारी रेलवे को ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें ध्यान में रखते हुए हमारा मंत्री जी ने वो रेल बजट पेश किया है, उसको मैं दिल से आवकारता हूँ। और उनके साथ ये जो रेलवे बजट में दिखता है, कुछ नया जोड़ना होगा। सर प्लीज, कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होंगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होंगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ दिशाएं खोलनी पड़ेगी। वो सोच लेके हमारा माननीय मंत्री जी, रेलवे मंत्री जी वो बजट लेके आए हैं। वो बजट में जो पुरानी सिस्टम थी, एक जमाना था चेयरमैन साहब कि जब बजट इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो लोगों ऐसी ही अपेक्षा केवल रखते थे कि नई गाड़ी मिल गई। कितनी नई गाड़ी की जाहिरात बजट में हुई, कितना प्रोजेक्ट की जाहिरात में प्रावधान हुआ। केवल बजट में गाड़ियां देने से, केवल बजट में प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने से काम नहीं बनता है। केवल गाड़ी की जाहिरात किया करो। अभी तक ऐसा 264 ऐसी परियोजना है, सालों तक बजट में उसको रखी गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाने का रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण वो था कि हमारे पास पूंजी नहीं थी। कुल 100 पैसे से 92 पैसे वैसे ही खर्च में चले जाते थे। वैसे ही केवल 8 पैसा उसके रिपेयर के पीछे, उसका डेवलपमेंट के पीछे खर्च करना होता था। वो 8 पैसे से आप इतनी जो परियोजना डिक्लेयर करते थे, बड़ी बड़ी योजनाएं डिक्लेयर करते थे, बड़े बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते थे, उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं थे। वो जानते थे, लेकिन भी जनता को टूंक समय के लिए 2-3 दिन के लिए मीडिया वाला बोले कि अच्छा बजट पेश हुआ, इतना प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ। मीडिया वाला बोलेंगे, जनता तालियां पाड़ेगी कि हमको गाड़ी मिल गई, हमारे यहाँ गाड़ी दौड़ेगी,
लेकिन गाड़ी नहीं दौड़ती थी क्योंकि उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और वैसी तरह बहुत सालों तक चला। लेकिन माननीय मंत्री जी जो बजट लेके आए, उन्होंने जो विषय रखा वो वास्तविकता के आधार पर धरातल पर हमारी रेलवे की स्थिति क्या है, वो स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। शायद 1-2 दिन के लिए शायद बजट डिक्लेयर हो, उस दिन के लिए तालियां नहीं पड़ेगी, लेकिन सालों तक हमारी देश की जनता को ऐसी सुविधा मिले जो जनता की सुविधा विश्व के रेलवे से जो सुविधा मिलती है उनकी बराबरी में हमारा देश की जनता को रेलवे में सुविधा कैसे मिले, हम वही परंपरा से कैसे बाहर आ पाए, वही स्थिति से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए उसका गहरा अभ्यास करके हमारा माननीय मंत्री जी ने जो बजट रजू किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ में गाड़ी तो बहुत डिक्लेयर होती थी, हमारे यहाँ वो वर्तमान स्थिति ऐसी स्थिति बनी थी, वहां का किसी को कुछ मिलता नहीं था और बात तो होती रहती थी। लेकिन उस बजट में एक पीपीपी मॉडल का जिक्र किया गया। वास्तविकता में कैसा बजट होना चाहिए, कैसा बजट से देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसा बजट से कैसी योजना से देश की जनता को सुविधा मिलेगी। हमारा 6000 किलोमीटर का कोस्टल क्षेत्र है, हमारी इंडस्ट्रीज वहां लगी हुई है, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा पोर्ट है, ये पोर्ट से माल आएगा और वो माल सारे देश में जाएगा, तब तक हमारी सुविधा पूर्ण होगी। तो वो पोर्ट तक पहुंचने के लिए रेलवे पर्याप्त थी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 67 ईयर में सभी पोर्ट तक हम नहीं पहुंचे थे, हम सभी विमानपत्तन तक हम नहीं पहुंच पाए थे। सभी विमानपत्तन तक पहुंचने के लिए, सभी पोर्ट तक पहुंचने के लिए यहाँ पीपीपी मॉडल के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने एक विषय रखा है कि सभी पोर्ट को हमें जोड़ना है, सभी कोस्टल क्षेत्र को हमें जोड़ना है और कोस्टल क्षेत्र को जोड़ के हमें हमारा देश में रेलवे का विस्तार करके यातायात सुविधा, कोस्टल क्षेत्र में बिजनेस लगेगा, कोस्टल क्षेत्र में इंडस्ट्रीज लगेगी, इंडस्ट्रीज के लिए माल चाहिए, विदेश से उनके लिए कुछ माल आयात करना होगा, पोर्ट के माध्यम से वो माल आएगा, गुड्स आएगा, सप्लाई होगा और वो क्षेत्र के लिए लोगों को आने जाने की सुविधा मिल पाए। इसलिए वो प्राइवेट और पीपीपी मॉडल से जो पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, गवर्नमेंट के पोर्ट है, उनके साथ पीपीपी मॉडल से साझेदारी करके रेलवे कैसे डेवलप की जाए उसका विजन इस बजट में दिखाया गया है। साथ साथ में ये बजट के माध्यम से किसी को क्या मिला, यहाँ के कोई लोग कितने हमारे माननीय सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि उसमें हो नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि उसमें बहुत कुछ है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। स्वच्छता के संदर्भ में बजट बढ़ाया गया, 39% स्वच्छता के संदर्भ में बजट बढ़ाना छोटी बात नहीं है। क्या हम वैसे ही रेलवे को रखना चाहते हैं, वहां चूहे फरते हो, वहां रेलवे स्टेशन पर असुविधा हो, पीने का पानी की अच्छी सुविधा ना हो, लोग इधर तिधर घूमते रहे, लेकिन वैसे ही जूनी सिस्टम से बाहर निकलना होगा। स्वच्छता अभी जनता को चुने वाला इश्यू है। महात्मा गांधी जी के विचार स्वच्छता से आजादी के साथ स्वच्छता को क्यों जोड़ा था। स्वच्छता केवल अपने निजी जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, सार्वजनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है। और इसलिए रेलवे हमारी स्वच्छ कैसे बने, हमारा रेलवे स्टेशन स्वच्छ कैसे बने, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ साथ में ये रेलवे बजट में जो विषय रखा गया है कि किसानों में क्या फायदा होगा, किसानों को क्या केवल रोड ट्रांसपोर्टिंग से ही किसान का माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। डीजल का भाव बढ़ रहा है, बढ़ते हुए डीजल के भाव से किसान अपने खेत में माल पैदा करते हैं, किसान अपने खेत में खेत पैदाश करते हैं, उसको मार्केट तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। उनको मार्केट तक पहुंचाएंगे कैसे, उनको मार्केट तक ले कैसे जाएंगे। ट्रक में तो भाड़ा लगेगा ज्यादा, थोड़ा सा माल जाएगा, किसान अपना माल अपने खेत में पैदा करे। वो किसान लक्षी सरकार है ना, किसान के लिए कैसे उपयोग कैसे सहयोग हो सकता है। ये रेलवे बजट में भी नरेंद्र भाई की जो आम जनता की, गरीब किसान, सामान्य वर्ग के जनता को हम कैसे मददरूप हो पाए, बड़ी बड़ी योजना से कुछ नहीं होगा, वास्तविकता से होगा। वो बजट में प्रावधान किया गया है कि रेलवे स्टेशन पर पेरिसेबल कार्गो स्टेशन लगाए जाए, पेरिसेबल कार्गो स्टेशन, पेरिसेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स, किसान का माल वहां आएगा, कार्गो कॉम्प्लेक्स में वो वातानुकूलित रहेगा। जो पेरिसेबल हमारा खेत पैदाश है, पेरिसेबल खेत पैदाश को पेरिसेबल कार्गो में संग्रह करके वहां से उसको जहां मार्केट अच्छी है,
जहां ज्यादा माल ज्यादा भाव मिलने की संभावना है वहां तक हमारी ट्रेन क्यों न ले जा सके। 60 साल में ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था इसलिए किसान की हम बात तो बहुत करते थे, किसान के नाम पर हम बहुत चर्चा तो बहुत बार होती है, वास्तव में उसके लिए हम कैसे उपयोगी हो सके। ये बजट में, रेलवे बजट में माननीय रेलवे मंत्री जी ने एक किसानों के लिए वास्तविक योजना बनाई है, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसा ही बजट से किसानों का भला होगा, वैसा ही बजट से जनता का भला होगा, नहीं केवल बात से होगा। साफ सफाई के संदर्भ में मैंने कहा जो व्यवस्था की है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हमारे देश में जो रेलवे स्टेशन है, हमारे देश में जो पटरी है, हमारे देश में जी आपका पार्टी में जी साथ और है। हाँ, मैं क्लोज करता हूँ। वैसी दृष्टि से साहब हमारे माननीय मंत्री जी ने महिला के लिए वैसे ही सुविधा रखी है, अपना गोपनीय जीवन में कोई भी मुश्किल न हो उसमें ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा को नजर में रखे जाए। महिलाओं को मुसाफरी करते हुए अकेले ही मुसाफरी क्यों न कर पाए सारे हिंदुस्तान में, उसको भी घूमना फिरना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का अधिकार है, कैसे जाए, उनको जाने के लिए कोई भी डर न लागे। इसलिए निर्भया फंड का उपयोग करके हम हमारी महिलाओं को भी सहयोग करेंगे, महिलाओं की सुविधा में भी हम उसको सहयोगी बनेंगे, वैसा प्रावधान हमने किया था। और वृद्ध विकलांग लोग वैसे ही घूमते रहे, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, दो लोग उसको पकड़ते हैं, ट्रेन आती है, धसारा लगता है, उनकी कोई व्यवस्था कोई सुविधा अब तक नहीं थी। हमारा रेलवे मंत्री जी ने छोटी सी बात का कितना बड़ा ख्याल किया है। हमारा समाज का वो भी एक अभिन्न अंग है, उसको हम कैसे सहयोगी हो सके। वृद्ध व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, उनको ट्रेन में बिठाने के लिए उनकी सुविधा बने, उनके लिए जोगवाई एक्सेलेटर लगाने की योजना बनाई, उनके लिए स्टेशन पर अलग से व्यवस्था की, उनको टिकट के लिए कोई लंबी लाइन में खड़ा न रहने पड़ा, इसकी सुविधा की। वैसी सुविधा से जनता की सुखाकारी बढ़ेगी, नए एक दिन के लिए तालियां बजाने से सुखाकारी बढ़ेगी। इसलिए वास्तविकता के आधार पर जो बजट बनाया गया है, और माननीय उपसभापति जी, युवाओं को क्या मिला? युवाओं को जो मिला है ना बजट में, रेलवे है, उसमें टेक्नीशियन चाहिए, उसमें मैनेजमेंट चाहिए, रेलवे को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, लेकिन उनके लिए स्किल पावर भी चाहिए। क्या अभी हमारे पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अच्छी तरह से टेक्नीशियन को तैयार करे, ऐसा इंजीनियर बनाए कि विश्व की रेलवे की बराबर, विश्व के पास जो रेलवे इंजन है, विश्व के पास जो संचालन की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में क्यों न स्थापित हो? उनके लिए टेक्नीशियन चाहिए, उनके लिए इंजीनियर चाहिए, उनके लिए मैनेजमेंट स्किल पावर चाहिए। कहां से आएगा? हमारे माननीय मंत्री जी ने वो बजट में रेलवे के संदर्भ में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है। रेलवे यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगारी मिलेगी, उनका स्किल पावर डेवलप होगा, और स्किल पावर डेवलप होने के बाद उनका लाभ देश की रेलवे को मिलेगा। वैसा काम करके हमारी रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे को नई दिशा देने का काम हुआ है। माननीय उपसभापति जी, मैं गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं जहां से बिलोंग करता हूं सौराष्ट्र रीजन से, वहां से बहुत लोग, हमारे साउथ गुजरात में सूरत है, सूरत नाउ एंड टुडे सूरत इज ए बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब, एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, और सौराष्ट्र के डायमंड इंडस्ट्रीज में लाखों लोग वहां रह रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को विनंती है कि सौराष्ट्र से पर डे 400 बसेस सौराष्ट्र से सूरत जाती है और लोगों को ले जाती है। सूरत से भावनगर की एक रेगुलर जो ट्रेन चले तो उसमें पूरा लोगों के अवन जवन के लिए सुविधा हो सकती है, पूरा ट्रैफिक मिलने की संभावना है। मैंने माननीय रेलवे मंत्री जी, मैंने एक सरकार में और आपके मंत्रालय में लिख के भी दिया है। मेरी आपसे विनंती है कि भावनगर और सूरत के बीच रेगुलर एक ट्रेन चलेगी तो सौराष्ट्र के 30 लाख लोग जो सूरत में रह रहे हैं उनके लिए अच्छी सुविधा होगी, ट्रैफिक भी मिलेगा, आय भी बढ़ेगी, और जो हमारा मकसद है वो बढ़ भी आएगा। ऐसे कहते हुए माननीय मंत्री जी जो एक नया मोड़ से, नया विजन से, नई दिशा को लेके ये रेल बजट को लेके आए हैं, मैं उसका खूब भरपूर जोश में समर्थन करता हूं, और वैसा ही रेलवे बजट हमारा देश की रेलवे की सूरत बदलेगा, वैसा मुझे भरोसा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। मिस्टर मुतुकरपन, they got
Honorable Vice Chairman, sir. I am thankful to my leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma, and also to you for giving me the opportunity to discuss on the Union Railway budget of 2015 to 2016. As we all know, the Indian Railways is the largest railway network under a single management in the world, and also the railway is the biggest public transport available to the people of our country. In another way, the railway hold the country together, linking all regions. I wish the railway minister takes efforts to strengthen and improve the railways in the interest of the nation as a whole. I would like to support this bill with certain suggestions under the valuable guidance of my leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma. The railway budget for 2015 to 2016 is the first full budget presented by the new government at the center. I am happy that the railway minister has not levied any increase in the passenger rail fares for this year. This is a welcome step. Sir, passenger safety, in particular the safety of women passengers, cleanliness in the railways and environmental sustainability have all been accorded appropriate high priority by the railway ministry. Sir, the passenger amenities are also being improved by harnessing information and communication technology. These are areas of necessary and welcome emphasis. The proposal to purchase cheaper fraction by power by railways should not be at the cost of the health of the state power utilities, which are already bearing a heavy burden of providing an essential service to a big range of consumers. Hence, any step in this discussion should be consultation with the state government and power utilities. I am happy to note that the preparatory work on the Diamond Quadrilateral High-Speed Rail Network, that is Diamond Quadrilateral High-Speed Rail Network, has commenced. I asked the Honorable Railway Minister that routes to Chennai should be given high priority under this work. Sir, the government of Tamil Nadu has certain specific proposals and suggestions for the railway budget, which I am sure Honorable Railway Minister would be able to consider positively. The recognizing the world-class infrastructure is a prerequisite site for rapid growth and development. My leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma, had launched the Tamil Nadu Vision 2023 document aimed at identifying and implementing infrastructure projects in a number of sectors, including railways, at a total cost of 15 lakh crores. Out of the 217 identified projects in the Vision document, 10 are crucial railway projects costing rupees 1,88,400 crores approximately. My leader, Dr. Puratchi Thalavi Amma, had specially mentioned these 10 railway projects in the memorandum presented before Honorable Prime Minister of India on 3/6/2014. The names of the projects are complete doubling for Chennai to Kanyakumari, Sri Perambur to Gindi freight line, Chennai to Thoothukudi freight corridor, high-speed passenger rail link to Chennai to Madurai and Madurai to Kanyakumari, high-speed passenger rail link Madurai to Coimbatore, high-speed passenger link Coimbatore to Chennai, Chennai to Bangalore high-speed rail link, Chennai to Bangalore freight corridor, Avadi to Kuduvanjeri rail link, Avadi Tiruvallur to Ennur port link. Most notable, the doubling the Chennai to Kanyakumari broad gauge link line and the Avadi to Kuduvanjeri and the Avadi Tiruvallur to Ennur port link are being taken up for the implementation. Further, sir, I request the Honorable Railway Minister to kindly ensure that adequate funds are to be allocated for the early completion of the projects. I expect that the Chennai to Bangalore freight corridor and the Chennai to Bangalore high-speed passenger link would be high priority projects under the Chennai to Bangalore industrial corridor promoted by the Department of Industrial Policy and Promotion of Government of India. The Railway Ministry has requested states to come forward to partner with the Indian Railways to form special purpose vehicles for revising funds for the development of the rail network in the state. Under the Honorable Amma's guidance, the government of Tamil Nadu is progressive state which is at the forefront of attempting innovative means of raising funds for infrastructure development. The recently based on a clearance by Tamil Nadu Infrastructure Development Board in a meeting chaired by my leader Honorable Amma,
the development of the Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor as an integrated project was approved. The corridor included two set projects, industrial node development and trunk infrastructure projects. Three of the trunk infrastructure projects proposed under the corridor are railway projects. The Chennai to Thoothukudi freight corridor, Chennai to Madurai and Kanyakumari high-speed passenger link and Coimbatore to Madurai high-speed passenger link. In the vision of 2023 document, we had already proposed implementing these projects in the public-private partnership mode through an SPV, that is the special purpose vehicles of Indian Railways and Government of Tamil Nadu. Hence, the Government of Tamil Nadu would be willing in principle to enter into an MOU to set up the SPV to promote these three railway projects proposed in the Madurai-Thoothukudi Industrial Corridor. Again, in this contest, the state government of Tamil Nadu in promoting railway projects with the central government agencies, including the Ministry of Railway, I would like to make the following specific suggestions. Since the land is typically provided by the state government, these should be treated as part of the state government equity contribution to the SPV at market value. Number two, matching equity contribution from Ministry of Railways would be in cash or in the form of land owned by the railways or other central government departments. Further, sir, point number third, in the case of equity contributions in cash, there should be assurances that these contributions by both sides would be made in the time, ensure that projects do not suffer delays due to lack of adequate funding. The governance structure should be well balanced with adequate participation by the state government. My leader, Honorable Amma, presented a memorandum on June 2014 in which had requested the integration of the Chennai Mass Rapid Transit System with the Chennai Metro Rails. Chennai Metro Rails. He's talking about the film Chennai Express. Yes, Chennai Express. Such integration would enable effective synergy between the various modes of public transport in Chennai. Although there is no specific announcement on this aspect, I expect that this request would also be speedily considered. Your predecessors had announced a number of projects in the past few years in successive railway budget. These announcements had raised public expectation considerably, but the work on these projects has been very slow. Hence, I request Honorable Railway Minister to kindly allocate sufficient funds in the budget to expedite the completion of these projects. Again, sir, I wanted to remind the Honorable Railway Minister about our request, which was brought to your kind notice during our previous budget speech. I would like to say for my local area's needs of the railway, the Tirunelveli be announced as a separate divisional headquarters in the south, and doubling works along Chennai-Kanyakumari railway line should be speeded up. Chenkote to Punalur broad gauge conversion work should get one-time GIFT allocation. We earnestly seek speedy implementation of RUB in Kulavanagapuram railway gate in Tirunelveli city. The announced projects for Tamil Nadu is concerned, 22 projects, sir. I would ask the Honorable Railway Minister through Chair, the names of the projects are, sir. The names of the projects, the new line from Morapur to Dharmapuri, 5th and 6th line on Chennai to Villivakam, and new line for Villivakam and Katpadi sections, new line from Chidambaram to Attur via Ariyalur, doubling from Thiruvananthapuram to Kanyakumari, doubling Jolapete to Katpadi, Arakodam from Podinayakanur to Kottayam, doubling from Renigunda to Arakodam, 3rd and 4th lines from Attipattu to Kummudipundi, and a new line from Jolarpete to Hosur via Krishnagiri, new line between Mayiladurai to Tirukadayur, Tarangambadi to Tirunallur, Karaikal, new line from Ramanathapuram to Kanyakumari via Thoothukudi and Tiruchendur, new line Karaikudi to Thoothukudi via Ramanathapuram, new line from Karaikal to Sirgali, new line from Salem to Karaikal via Perambulur, Ariyalur, doubling from Irugur to Kodalur, doubling from Thiruvananthapuram to Kanyakumari via Nagarkoil, new beach line between Madurai and Ernakulam, new line between Tindukal to Kumuli via Bodi and Theni,
doubling and electrification of Madurai, Kanyakumari via Tirunelveli, including Nagarkoil Junction terminal facilities, new BG line between Chennai and Siruparamudur via Saidapet, new line between Tanjavur and Ariyalur, new line from Madurai to Karaikudi via Melur. Again, the said announcement projects should be completed as early as possible. For that, sufficient funds should be allocated the said projects of Tamil Nadu, sir. Further, sir, one more point. My honorable colleague, Mr. Ratnavel, already raised a request in the last railway budget, requested a stop of Manaparai for the Nellai to Tiruchi intercity train. Then Railway Minister, Honorable Sadananda Gowda, promised it in this August House. So far, the no stop is provided to Manaparai, so please provide a stop of Manaparai for the Nellai to Tiruchi intercity train. Thank you very much. Thank you, Honorable Amma. Thank you. Thank you. Now, Shri Aravind Kumar Singh. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर चर्चा के दौरान चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। समाजवादी हर क्षेत्र में समता और समानता का सपना देखते हैं, जिसे पूरा करने की दिशा में तत्पर और प्रयासरत रहते हैं। इस बार मंत्री जी ने जो रेल का बजट प्रस्तुत किया है, यह रेल बजट नहीं है, यह फेल बजट है। बजट में कोई घोषणा भी नहीं हुई। हालांकि इस बात को मैं कुछ ठीक मानता हूं हद तक कि यदि घोषणाएं की जाएं और पूरी न हों तो उससे बेहतर है कि घोषणा न की जाए। मंत्री जी, इस सदन में हम अंग्रेजों की तारीफ करना नहीं चाहते, लेकिन 65 साल के सरकारों की कार्यशैली, रेल मंत्रालय की शिथिलता इस बड़े सदन में हमें अंग्रेजों की तारीफ करने के लिए विवश कर देती है। 65 साल पहले जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो हिंदुस्तान में 54,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछा करके गए थे, लेकिन आज़ादी के 65 साल बाद हम केवल मात्र 11,400 किलोमीटर रेल लाइन बिछा पाए हैं। ये हमारी सफलता है या विफलता, इस पर सदन समीक्षा करेगा। महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं में क्रियान्वयन कितना हुआ है, कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं, कितनी घोषणाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है, ये मंत्री जी सदन में जरूर बताने का काम करेंगे। महोदय, पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया कि बुलेट ट्रेन चलेगी। हालांकि वो 60,000 करोड़ की लागत से चलने वाली ट्रेन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 9 महीने के कार्यकाल में बुलेट ट्रेन का 10-5 पहिया बन पाया है कि नहीं बन पाया है, ये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा। महोदय, रेल विभाग घाटे में चल रहा है। बहुत अफसोस होता है सुन करके कि रेल विभाग घाटे में चल रहा है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, टिकट काउंटर पर चले जाएं, वहां पर आरक्षण कराने वालों की, टिकट लेने वालों की लंबी कतार लगी रहती है। जिस विभाग में लोग कतार में खड़ा होकर पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, देश का वह विभाग घाटे में चल रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मुझे याद है कि इसी सदन के एक उद्योगपति सदस्य ने एक बार कहा था कि यदि रेल महकमा हमें चलाने को दे दिया जाए तो हम हिंदुस्तान में लोहे की बनी रेल को सोने की पटरी पर दौड़ा सकते हैं। बात भी सही है, बहुत घपला होता है इसमें। हम प्रायः देखते हैं कि जो आक्शन के ठेकेदार हैं, वो छोटे छोटे आक्शन में रात 24 घंटे के अंदर करोड़पति बन जाते हैं।
महोदय, प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ा दोष है, यदि उस पर दोष को दूर नहीं किया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि रेल का घाटा जिंदगी में कभी दूर नहीं हो सकता है। महोदय, प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यात्री रेल में सफर करते हैं तथा 26 लाख टन सामान की ढुलाई होती है। यात्रियों की संख्या और सामान की ढुलाई में लगातार वृद्धि हो रही है, मगर रेलवे के पास क्षमता विस्तार के संसाधन नहीं है। ये बहुत दुखद है। महोदय, स्टेशनों पर बदइंतजामी है। जब कोई यात्री घर से निकलता है तो सबसे पहले इंक्वायरी का नंबर डायल करता है, क्योंकि भारतीय रेल का स्टेशन पर देर से आने का, स्टेशन से देर से जाने का और स्टेशन पर देर से पहुंचने का स्वभाव बन गया है। महोदय, स्टेशनों पर बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, पानी पीने का प्रबंध नहीं है। जब कोई यात्री नल पर पानी पीने जाता है तो पता चलता है कि नल खराब है। नल के नीचे इतनी गंदगी भरी रहती है कि उसकी प्यास पानी पीने से पहले मर जाती है। महोदय, ट्रेनों में खान पान की स्थिति किसी से छिपी नहीं। मंत्री जी, मैं आप बीती बात बता रहा हूं। एक बार मैं ट्रेन में खाना खा रहा था, मेरे मुंह में लोहे की कील आ गई थी। लोहे की कील आ गई थी। ये हाल है रेलवे में खान पान की। महोदय, ट्रेनों में जनरल बोगी की स्थिति किसी से छिपी नहीं। देश के 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती किसानी पर आधारित हैं। यहां तक कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, सांसद बनने से पहले हम कभी ऐसी बोगी में सफर किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हमें ठीक से याद नहीं। महोदय, गांव में 70% लोग रहते हैं, खेती और किसानी पर आधारित हैं, वो एसी कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्रेनों में जनरल बोगी बढ़ाइए, क्योंकि जब जनरल बोगी बढ़ेगी तो गांव का व्यक्ति आराम से सफर कर सकता है। ट्रेनों की क्या हालत है, बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें केवल एसी कोच है। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें जनरल की एक बोगी आगे है और एक बोगी पीछे है। उसमें लोग ऐसे भरे रहते हैं जैसे लगता है कि घर में भूसा भरा गया। आप जनरल लोगों के लिए ट्रेन चलाइए। बनारस से लखनऊ तक बड़ौदा एक्सप्रेस चलती है, उसमें सिर्फ एक कोच एसी के हैं, बाकी जनरल बोगियां हैं। इसी तरह से मंत्री जी, जनरल ट्रेनों को बढ़ावा दीजिए ताकि जनरल लोग भी ट्रेन में सुविधा से, सुगमता से और सरलता से और आसानी से सफर कर सकें। महोदय, सबसे बड़ी चिंता ट्रेनों में दुर्घटना की है। विगत 10 वर्षों में 3061 दुर्घटनाएं घटी हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देश में 35 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं। 14,000 रेलवे क्रॉसिंग पर गार्ड नहीं है। 25 जनवरी 12 को रेलवे ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि रेलवे 2015 तक मानव रहित फाटकों पर गार्ड नियुक्त करेगा तथा फ्लाईओवर भी बनाएगा। महोदय, 25 जनवरी 12 को हाई कोर्ट में जवाब दाखिल हुआ था। 25 जनवरी 15 को 3 साल पूरा हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब अदालत को भी अंधेरे में रखा जाएगा। आप इसकी समीक्षा करिए कि जो रेलवे ने जवाब दाखिल किया है, 3 साल पूरा हो गया है, अभी उस पर कितना कार्य प्रारंभ हुआ है, कितना बचा है, कितना होना है, या अदालत को भी अंधेरे में ही रखा जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूं। ओके, थैंक यू। महोदय, दो और नहीं, वो तो 24 मिनट है, तो कंप्लीट।
हम बोल लेंगे महोदय, एक भूतपूर्व सांसदों की बहुत बड़ी पीड़ा है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको 2 बर्थ सेकेंड एसी का मिलता है, वो भी वेटिंग का मिलता है। वो भूतपूर्व सांसद किसी वर्तमान सांसद के यहाँ जाते हैं, चिट्ठी लिखवाते हैं, रेल भवन में चिट्ठी डालते हैं, उसके बाद भी उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है रेल मंत्री जी, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हो, हमारे जनपद के निवासी भी हो और हमारे संसदीय क्षेत्र के आप सांसद भी हो, जो भूतपूर्व सांसदों को 2 वेटिंग का टिकट दिया जाता है, कम से कम उसको कंफर्म टिकट दीजिए। और जो सुविधा सीटिंग सांसदों को पार्लियामेंट से रिजर्वेशन कराने की है कि वे हाउस में टेलीफोन करते हैं, उनका रिजर्वेशन होता है, बर्थ का कंफर्मेशन का मैसेज उनके मोबाइल पर आ जाता है, ठीक उसी तरह से भूतपूर्व सांसदों को भी सुविधा दी जाए। महोदय, ये मैं भूतपूर्व सांसदों की पीड़ा बता रहा हूं और एक न एक दिन इसीलिए हाँ, मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। Okay, kindly महोदय, complete it. मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं और सौभाग्य है कि गाजीपुर भी रेल मंत्री के रूप में अपने यहाँ के सांसद को पाया है। हम सोचे थे कि नई घोषणा होगी तो गाजीपुर को नई ट्रेन दी जाएगी। मंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं, गाजीपुर बहुत पुराना जिला है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के गाजीपुर की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन विकास के मामलों में गाजीपुर अभी पीछे है। हम उम्मीद करते हैं हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मंत्री जी, आप गाजीपुर को आगे बढ़ाइए। Okay, thank एक you, तो thank you, please come. अभी सर बहुत समय है, हमारे Please, जो आखिरी please. वक्ता है उनकी मेडल स्पीच। Two other members are इससे there. क्या होता है? 5 Please, हम you have 5 you have covered all the points, please. 5 मिनट दे दीजिए, हो जाए। नहीं. You complete it, otherwise एक I तो have to call the गाजीपुर में next speaker. वॉशिंग पिट खोलना बहुत जरूरी है। गाजीपुर तक लाइन बिछी है लेकिन रेल नहीं। मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस का गाजीपुर में ठहराव किया जाए। बरेली एक्सप्रेस जो बनारस से लखनऊ होते हुए बरेली जाती है, उसे गाजीपुर से बरेली तक किया जाए। आनंद विहार वाराणसी गरीब रथ को बढ़ाकर गाजीपुर बलिया तक किया जाए। शिवगंगा एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली जाती है, जिसका विस्तार करके गाजीपुर से दिल्ली किया जाए। महोदय, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। लखनऊ वासियों की भी एक बहुत बड़ी चिंता है। पूना शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है, वहां पर बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। लखनऊ से पूना तक सिर्फ सप्ताह में 1 ट्रेन चलती है। मंत्री जी, आपने thank नई you. ट्रेन तो Kindly complete दी it. नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह है कि जो लखनऊ से पूना तक और पूना से लखनऊ तक सप्ताह में 1 ट्रेन है, उसका आप फेरा बढ़ा करके सप्ताह में 2 बार कर दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। महोदय, दैनिक रेल यात्री जो मेरठ से दिल्ली अपनी आजीविका हेतु प्रतिदिन आते हैं, उन्हें EMW ट्रेन देने की घोषणा कब तक करने की कृपा करेंगे? महोदय, ये छोटे छोटे काम हैं, यदि आप कर देंगे तो आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि इस रूट का विद्युतीकरण किया जा चुका है, अतः विलंब की आवश्यकता नहीं है। Okay, please come. हमें उम्मीद है Please. कि मंत्री जी हमारी भावना का कद्र करेंगे और हमने जो गाजीपुर के लिए इनसे मांग की है, हमें पूरा भरोसा है कि वो सरकार में मंत्री भी हैं और सरकार में मजबूत भी हैं। यदि गाजीपुर के लिए मंत्री जी आप लड़ने और झगड़ने का काम कर ले जाएंगे तो गाजीपुर से दिल्ली तक, दिल्ली से गाजीपुर तक नई ट्रेन भी दे देंगे और जो हमने मांगे रखी हैं उन मांगों को भी आप पूरा करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।
मैं आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। Okay, thank you. Thank you, Sri Thangavelu. I am very thankful to you giving this opportunity to take part in the discussion of railway budget. I express my gratitude my party leader Dr. Kalaignar to allow me to express the view of my party DMK on the railway budget 15-16. Before going to detail railway budget, I wish to bring the knowledge to all members regarding our beloved leader Dr. Kalaignar stated the regarding railway budget. This is the railway budget is in which no announcement regarding new train and new route were made. This not only for the state in which they belong for the entire country. Next, I come to allocation of funds existing project in particular in Tamil Nadu. As outset, extend my party graduate allocation of 7.5 crores for construction of road over bridge Kulathur railway crossing pursuant to made from our party treasurer and Kulathur constituency MLA Sri Honorable M.K. Stalin. This is a long pending demand for the people of Kulathur. After much persuasion and demand, finally the government has allocation of 85.69 crores for Punalur Sengote Cage conversion, and extend my heartfelt thanks to Railway Minister personally and also behalf of the people of Tamil Nadu, particularly from the Tirunelveli district. If arrangement for the smooth for the funds to arrange this 49-kilometer stretch line will be completed in 2 years. There will be connected Tamil Nadu and Kerala. It will enhance the port connectivity of VOC, Tuticorin and Cochin. This is the recording also made my maiden speech and special mention in this August House. Another one project of Tamil Nadu which needs our immediate attention to the Madurai to Bodi cage conversion. This is a project was announced many years ago. Since in 2010, train service were stopped. The total cost of project is 246 crores, but only last year allocation only 13.86 lakhs only. This budget is no much allocation, but only 10 lakhs only have been allotted, which is the meager allocation. What work can be undertaken in railway, it knows. Regarding projects of railways between Madurai and Tuticorin via Arupukottai, only the 1 crore can be allocated. I request the minister to allocate the more funds to the two projects. Regarding doubling line in electrification, entire stretch between the Chennai to Kanyakumari gave more attention. Still, there are more important steps. It will be allocated more funds for the request. In para 55 in your speech, you have started that the length of 6,608 routes kilometer has been sanctioned in 15-16. It electrification. Urgent the minister to give the top priority to the Chennai to Kanyakumari electrification. Sir, time again to demand to the create the new railway division in the Tamil Nadu with Tirunelveli as a headquarters. I request the minister to the new railway division in Tirunelveli. I am also in August House special mention and urgent to the consider the proposal. The courts in the budget speech in started the government it will daily passenger
carrying capacity to the 21 million to 30 million, tracks length to the 20% to the 1,14 kilometer to 1,38,000 kilometer. You have further started, the government will be announced correctly in capacity of 1.5 billion tons. You have also proposed to build new dialect and bio dialect steam train. So, against to the keeping also, this matter is need in kind attention to assure to the, it will be look into the matter so effective. In defense, travel system is being developed for the elimination of warrants to make the travel easily to the military persons in really honor to our brave soldiers. You can propose your proposal to extend this facility to the 2000 location is really help to the sir. My party DMK will in welcome this proposal. I would like to request the minister, I would propose to the link in foreign freight in various commodity. So the very unfortunate that is 10% increase in foreign exchanges for gain for grains and pulses. This is a very adverse effect to common, not only this for LPC and kerosene also. You have increase in freight charges for 0.8%. So kindly have rethink over this. It is allocation is implemented to common man. It's about to our leader, Dr. Kalaignar also highlight these issues. In this, another one important request I wish to make to this is, sir, between Trichy to Tirunelveli, a daily intercity express running there. It is number is 22/6/27. There is a repeated demand have to stop in Manapare for his train. My extremely colleagues, honorable member Trichy Siva also made a special mention in his recording the house. I request the minister to look up these issues to make assurance. Already assurance in the August house also. Okay, It's thank made you. to- Complete it. Yes, one. It is the express to both ways in stopping in the Manapare itself. In Delhi, live in Chennai, 2 trains are there. In Sambar Guide Express between Nijamuddin to Madurai, bi-weekly Tirukural Express between Nijamuddin to Kanyakumari via Tirunelveli. We request to the minister to, in the 2 trains are daily service. Okay, thank you very much. One minute. Please. Lastly, we provide separate reservation counter at Sangaram Govil in Madurai division in Tamil Nadu. I hope submission of the request and suggestion expect to the welcome the proposal of the budget. Thank you. Thank you. Shri Pankaj Bora. Thank you, sir, for allowing me to speak on the railway budget. First of all, actually, while standing up to speak about the budget, I am thinking what to speak because there is nothing in this budget. It's totally directionless, I'm sorry to say. Prabhu ji ne kaise budget lagaya? I am not proficient in Hindi. I'll try to speak a few words in Hindi also. Kaise budget lagaya ye pata nahi hai. Do not know. First time a budget in 29 years, there is not even a single new train has been announced. Though we are clamoring for new trains and everything, but still nothing has been announced. And now, only thing is that claiming that the passenger fares has not been increased. But sir, only 8 months back you have increased the passenger fare by about 14%, if I am not mistaken. Sadananda Gauraji did it. And this time you have increased the freight of coal, steel, iron,
pulses, grains, etc. It will put an inflationary pressure on that. From 3 to 10% the freight has been an increase. But now may I ask the Honorable Railway Minister through you, sir, when you have not increased the fare, but when the international oil prices have gone down by 20%, and you are going to save about 12 to 15,000 crores of rupees, why can't you reduce the fare to some extent? Now they are talking about this new sort of speedy trains, safety, etc., etc. Speedy trains, 200 kilometers speed. But where is the infrastructure? Where is the technology? That we are yet to see that technology. But yes, the speed we have seen. The Honorable Railway Minister, sir, he spoke in the on the railway budget. 8,926 words in 67 minutes. In a super fast speed. I repeat, sir, 8,926 words in 67 minutes. And some newspaper reported that Honorable Minister's family could not cope up with this and coming to the Parliament to hear the Honorable Minister speaking because he was going in a super fast speed. But we do not want super fast speed in speeches. We want super fast speed in action and also for new sort of innovative ideas. Now, the Hindi thing, as I'm talking about, the Hindi, even retired railway personals, they are commenting on the budget. तो हिंदी में बोला, मुझे हिंदी नहीं आता है ठीक से, बोला तो बजट फ्रेम तो अच्छी बनाए है, लेकिन तस्वीर नादारद. This is the comment of one of the retired chief engineer of one of the railways. That is the comment. Now I do not know why there is nothing has been announced. Only the last year 2014 budget, so many things has been announced, but that has found no place anywhere in any place in this budget. Many trains have been announced and many lines have been to be put in. Now they are talking about doubling, tripling. Now I'll come to my state, Northeast. What has happened? We are shouting from rooftop right from the beginning, because I'll not take much time. Many of the speakers have talked about various points, and others will also speak on that. But only thing I've seen that directionless budget, having no direction, मार्गदर्शन कुछ भी नहीं हुआ, उसमें सिर्फ बात ही है और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. Now coming to the Northeast. The Northeast in 2014, the ministers, the 2014 budget, many promises have been made. But now we do not find a single promise coming to fructify because there is no mention about it. Now, sir, I'll put it to you. India's Northeast, comprising our 8 states, it's a very strategically important area. It is surrounded by foreign countries on all sides. 96% border are surrounded by foreign countries. Some are not some are hostile towards us. Only 4% of our territory, the boundary, is connected with my motherland, Mother India, through the Siliguri belt, a 65-kilometer belt. Now, don't you agree, sir? I'll ask the Honorable Railway Minister, that connectivity is very important, especially rail connectivity in this region, for strategic reason, for economic reason, and now since you are saying that is look east and do east and everything. Don't you agree? But sir, there is no mention, nothing whatsoever regarding this project. Now, I'm asking for a little bit of your time about what we want. There was mention about a special fund announced by Ms. Mamata Banerjee in our budget. Where is that special fund for Northeast? There's nothing there. 11 railway projects in the Northeast were declared as national projects. But there is no mention, nothing whatsoever till date. What is the fate of these projects? Now, Honorable Railway Minister that time also announced a number of new trains connecting Northeast.
But some of these trains, like the Kamakhya Bangalore Express, that has been premier train, that is renamed, re-leveled. Train already exists, it is re-leveled. But we want that there should be more trains to the south, to the north, to the western side, so that our people can go there for medical purposes, for the purpose of studies and for work. Now, and also we need some suburban services, because the communication, the connectivity is very poor, so we need suburban services. But the main problem in Assam, in the northeast, there is not a single track, is double track. There are for hardly a few kilometers that started, but the main thing needed from New Bongaigaon to Guwahati, via Rangya. For strategic purposes, it's a cantonment area, going to Arunachal and other places. This is the only way that by this route, the Rajdhani Express also travels. This is oversaturated. So there should be a double line from New Bongaigaon to Agthori via Rangya. It was sanctioned in 2013-14 budget by Honorable P.K. Bansalji, but till date it has not shown them as saying. Now the Honorable Railway Minister is saying, Honorable Minister is sitting here. He said in August 2014 that there is no allocation in the budget, or it has not been decided by the economic subcommittee or something like that. So this has not been decided. Now I request you once again, I urge you, not only request you, I urge you on behalf of the people of Northeast, please go for this double line, not only through this, but also via Goalpara, from New Bongaigaon, via Goalpara to Guwahati. Also, we need a double track. This is not only for us only, it is for you also, for the country as a whole. Remember 1962, when the Chinese came here, what has happened to this country? Please remember all these things. I remember, because I was a school child at that point of time, what has happened. Now, coming to that, I'm coming to the Saraighat Bridge in Guwahati. Saraighat Bridge is the only bridge which was built 50 years back after the Chinese war. Till date, there is not another single inch of railway track has been added to this bridge. Now we want that there should be a second railway overbridge on the Saraighat, so that we can go and people can move freely and transparently. Now coming back to this, some projects like the locomotive engine project, coach factory, nothing has been done, and it was proposed a long time back in there. Now then again talking about the Rail Neer project. Some of the states have even more than one Rail Neer project for drinking water. We don't have a single one. There should be one in Guwahati. Railway overbridge, long overdue. Underbridge, long overdue. So this will be done. Last, I'll come to the point. I'll not take much time now. Last, I'll come to the point about the unemployment. What is the unemployment in Northeast? Recently, there was an examination, the calling for examination in this RPF for fourth grade post, in the Railway Protection Force, Railway Protection Special Force, like gardener, water carriers, peons and constables, like that. 20,000 applicants from Northeast applied for the job of 659 jobs. And a minuscule of them has been called, and others were called from some other nearby states. Because Northeastern Frontier Railway encompasses a part of West Bengal, a part of Bihar. I am not envying. Their boys and girls also should get the jobs. But what about us, sir? We are 8 states. Please look at us. What is happening? I am not begging. I am demanding. This is the genuine demand. The people of Assam demands, people of Northeast demands, for the sake of the country's integrity, for the country's safety, security, and for the security of us. What do you want? The Northeast Frontier Railway should not be labeled once again as Northeast Forgotten Railway. It should be taken into account that it exists in a part of thing with a glorious past. And we want
that it should be declared as a dedicated zone with the boundary in the area covering only the state of Northeast so that it can serve the purpose properly. Thank you very much, sir. Thank you.